हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी मेन सेंसर अप्रोच यानी कि मास सीरीज, जिसमें हम यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ये सेशन है वीक थर्ड का थर्ड सेशन, जिसके अंतर्गत हम जीएस पेपर 3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे एनवायरमेंट सेक्शन से और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी सेक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये जो क्वेश्चन है एनवायरमेंट सेक्शन से है, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि आर्द्र भूमियां क्या हैं। आर्द्र भूमियों की विलुप्ति के पीछे उत्तरदायी कारणों का विवरण प्रस्तुत करते हुए उनके प्रभावी संरक्षण हेतु उठाए जा सकने वाले कुछ उपायों को बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें सबसे पहले आपको बताना है आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स के बारे में। इसके बाद आपको यह बताना है कि उसकी विलुप्ति के पीछे उत्तरदायी कारण कौन से हैं। साथ ही साथ उनके संरक्षण के उपायों को भी आपको इसके अंतर्गत बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो रामसर कन्वेंशन है जो कि 1971 में अस्तित्व में आया, तो उसके द्वारा वेटलैंड को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार कोई प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी या इसके अंतर्गत स्थिर या प्रवाहित, ताजे खारे या लवणीय जल युक्त जो दलदल होती है, पंख भूमि होती है या पीठ भूमि होती है, या जलीय क्षेत्रों जिनकी गहराई निम्न ज्वार के समय 6 मीटर से अधिक ना हो, तो उन क्षेत्रों को इसके अंतर्गत आर्द्र भूमि कहा जाता है। इसके साथ ही जो आर्द्र भूमि होती है उनकी उत्पादकता उच्च होती है और ये जैव विविधता की वृद्धि में सहायक होते हैं। ये जल शोधन, बाढ़ के प्रभाव को ये कम करते हैं, अपरदन को नियंत्रित करते हैं और भूजल पुनर्भरण, सूक्ष्म जलवायु विनियमन जैसी ये सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा हालांकि ये देश के सबसे संकटग्रस्त पर्यावासों में से भी एक है और प्रतिवर्ष ये लगभग 2 से 3% विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके विलुप्त होने के उत्तरदायी कारकों के बारे में, तो जो आर्द्र भूमि है यानी कि जो वेटलैंड है उनका अतिक्रमण किया जा रहा है, जैसे कि अनियोजित शहरीकरण, उद्योगों का प्रसार, सड़क का निर्माण, जलाशयों और नहरों का निर्माण, बालू खनन आदि से आर्द्र भूमियां इसके अंतर्गत सूख गई हैं और इससे दीर्घकालिक रूप से इनकी जो आर्थिक एवं जो पारिस्थितिक क्षति है वह देखने को मिलती है। इसके साथ ही इसमें जो निर्वनीकरण इसमें दूसरा उत्तरदायी कारक है, क्योंकि जो जल ग्रहण क्षेत्रों से जो वनोन्मूलन होने से मृदा अपरदन एवं गाद जमा होने की समस्या इसके अंतर्गत बढ़ जाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अन्य कारकों के बारे में, तो इसमें जो प्रदूषण है इसका अन्य कारक है, क्योंकि उद्योगों से निकलने वाला जो सीवेज है और विषाक्त रसायनों की जो गैर प्रतिबंधित जो डंपिंग की जाती है उसके कारण से जो वेटलैंड है वह संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जो लवणीकरण हो रहा है यानी कि जो अत्यधिक भूजल के दोहन के कारण जो लवणीकरण की जो समस्या है वह इसके अंतर्गत इंक्रीज हो रही है। इसके साथ ही जो जलीय कृषि की जाती है यानी कि जो एक्वा कल्चर किया जाता है, जिसमें झींगा मछली की मांग से प्राप्त होने वाला जो आर्थिक प्रोत्साहन ने आर्द्र भूमि और मैंग्रोव वनों को जलीय कृषि तालाबों में उसमें परिवर्तित कर दिया है, जिससे इनका दोहन अत्यधिक बढ़ गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अन्य कारकों के बारे में, तो जो नई प्रजातियों का प्रवेश होना, जैसे कि जलकुंभी यानी कि हाइसिनेट और साल्विनिया जैसी जो विदेशी पादप प्रजातियां हैं यानी कि जो एलियन स्पीसीज हैं, वह यहाँ पर आके उसका अतिक्रमण कर लेती हैं और जो वहाँ की स्थानिक जो प्रजातियां हैं उनको नष्ट कर देती हैं। और जैसे कि हम बात करें साल्विनिया जैसी जो विदेशी प्रजातियां हैं, ये जल मार्गों को अवरुद्ध कर देती हैं और देशज प्रजातियों को ये काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करें तो ये तापमान बढ़ाते हैं और वर्षा में परिवर्तन हुआ है, जिससे बाढ़ की पुनरावृत्ति हुई है और समुद्र तल का जो स्तर है वह इसके अंतर्गत बढ़ गया है, जिससे आर्द्र भूमियां भी प्रभावित हो रही है। तो ये हमने बात की आर्द्र भूमियों के विलुप्त होने के कारकों के बारे में। इसके साथ ही अगर हम बात करें इनके संरक्षण के उपाय के बारे में, तो सबसे पहले हमें जरूरत है आर्द्र भूमि की पहचान करना और पहचान के लिए हमें वैज्ञानिक मानदंडों की आवश्यकता है और एक स्वतंत्र प्राधिकरण भी इसके लिए जरूरी है। साथ ही साथ आर्द्र भूमि पर डेटा बैंक का सृजन किया जाना, जैसे कि इसरो के द्वारा नेशनल वेटलैंड जो एटलस के तहत देश भर में लगभग 14.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि को इसके अंतर्गत कवर करते हुए आर्द्र भूमियों की पहचान की गई थी। इसके साथ ही संस्थानों के साथ सहयोग होना चाहिए, जैसे कि सरकार वेटलैंड इंटरनेशनल जैसे संगठनों के साथ सहयोग कर सकती है। इसके साथ ही इसमें प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे इनका बेहतर तरीके से संरक्षण किया जा सके, जिसमें उपग्रह आधारित रिमोट सेंसर, जीआईएस उपकरण जैसी तकनीकों का अनुप्रयोग होना चाहिए, जो कि इसका प्रभावी प्रबंधन और आर्द्र भूमियों की निगरानी में सहायता कर सके। इसके साथ ही बहु हितधारक भागीदारी इसके अंतर्गत बढ़ाने की जरूरत है, जो कि आर्द्र भूमियों का समग्र प्रबंधन
स्थानीय समुदायों के सदस्यों और प्रशिक्षित जो अकादमिक सदस्यों, पारिस्थितिकीविदों और इसमें जल विज्ञानियों आदियों की भागीदारी से इसको बढ़ाया जा सकता है, जिससे एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता इसके अंतर्गत है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें जागरूकता का प्रसार करने की भी जरूरत है, क्योंकि जो स्कूलों, कॉलेजों और जल निकायों के निकट जो आदिवासी जन सामान्य को आर्द्र भूमियों के महत्व के बारे में बताने की आवश्यकता है, जिससे कि इनका संरक्षण बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो ये हमने बात की इनके संरक्षण के उपाय के बारे में। इसमें अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो जो आर्द्र भूमियों का क्षेत्र काफी ज्यादा विस्तारित है और इसमें जो कृषि, राजस्व, पर्यटन आदि विभिन्न विभागों के अंतर्गत जो शामिल आर्द्र भूमि है उनको जो ह्रास से बचाने के लिए हमें एक व्यापक और एकीकृत आर्द्र भूमि नीति तैयार करने की अति आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमें आर्द्र भूमियों के संरक्षण, नियोजन, प्रबंधन और निगरानी में सहायक राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2010 जैसी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता इसके अंतर्गत है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट सेक्शन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन से, जिसके अंतर्गत आपसे ये पूछा गया है कि स्विस चैलेंज मॉडल क्या है, इस मॉडल से संबंधित लाभों और इससे संबंधित समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको स्विस चैलेंज मॉडल के बारे में बताना है, उससे संबंधित क्या लाभ है और उससे संबंधित क्या समस्याएं हैं उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो स्विस चैलेंज होता है उसका अर्थ सार्वजनिक खरीद की एक ऐसी विधि है जिसमें किसी परियोजना के लिए एक सार्वजनिक प्राधिकरण को आवांछित प्रस्ताव इसके अंतर्गत प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत होता क्या है कि गवर्नमेंट को अगर कोई सार्वजनिक खरीद करनी होती है तो वह इसके लिए कई सारे प्रस्ताव मंगाती है मार्केट से, और इस प्रस्ताव के अंतर्गत मुख्य रूप से जो डिजाइन प्रौद्योगिकी है, बौद्धिक संपदा अधिकार है, उनकी जो विशेषता इसके अंतर्गत शामिल होती है। और फिर कई सारे जो प्रस्ताव हैं मार्केट से इसको प्राप्त होते हैं, तो उन प्रस्तावों की इसके अंतर्गत जांच की जाती है और उस बेहतर प्रस्ताव उसके अंतर्गत चूज कर लिया जाता है। फिर इस प्रस्ताव का क्या किया जाता है कि एक थर्ड पार्टी होती है, तो उसमें इसका एक काउंटर प्रस्ताव दिया जाता है कि जो तीसरा पक्ष है इसके अंतर्गत और कैसे बेहतर इसको हमें प्रोवाइड करा सकता है। और जब इसमें जो थर्ड पार्टी होती है एक काउंटर प्रस्ताव देता है, तो उस काउंटर प्रस्ताव को जो ओरिजिनल जो इसके अंतर्गत प्रस्ताव था जिस व्यक्ति का, तो उस प्रस्ताव को जो काउंटर प्रस्ताव वाले को उसको दिया जाता है और उससे ये कहा जाता है कि क्या आप इस जो सार्वजनिक खरीद हमें करनी है, तो इसके ऊपर जो काउंटर प्रस्ताव आया है तो उस पर आप हमको ये सर्विस प्रोवाइड कराएंगे या नहीं। और जो इसमें प्रारंभिक जो प्रस्तावक होता है वह मूल प्रस्ताव में संशोधन करने का अवसर उसको अंतर्गत दिया जाता है, और अंत में सबसे बेहतर योजना वाले प्रस्तावक को इसके अंतर्गत अनुबंध प्रदान कर दिया जाता है, यानी कि उसको इसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। इसको अगर हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट को कोई सार्वजनिक खरीद करनी है, तो इसलिए ये कई सारे प्रस्ताव मंगा रही है, उसमें से ये बेहतर प्रस्ताव चूज कर लेगी और उस प्रस्ताव को फिर थर्ड पार्टी के पास भेजा जाएगा, और जो थर्ड पार्टी होगी वह इसके अंतर्गत काउंटर प्रस्ताव दी जाएगी। अगर इसमें जो सबसे पहले फर्स्ट वाले प्रस्तावक को जो चुना गया था, तो उस काउंटर प्रस्ताव जो आएगा उस फर्स्ट वाले प्रस्तावक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उससे ये कहा जाएगा कि ये जो काउंटर प्रस्ताव है इसमें और आप क्या बेहतर इसमें अनुबंध दे सकते हैं। तो अगर इसके अंतर्गत वह बेहतर प्रस्ताव दे देता है फर्स्ट वाला, तो उसको इसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। 2009 में उच्चतम न्यायालय ने जो स्विस चैलेंज है उसको मंजूरी दी थी, और इसके अतिरिक्त जो संबंधित राज्य सरकारों को स्विस चैलेंज का मसौदा तैयार करने के लिए प्रोत्साहन किया गया था। इसके बिहाफ पर जो महाराष्ट्र और कर्नाटक ने इन दिशा निर्देशों को अपनाया और एक इससे संबंधित नीति को जारी किया। इसके अलावा अगर हम बात करें स्विस चैलेंज मॉडल के लाभ के बारे में, तो ये प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, और जो प्रतिस्पर्धी जो बोली आती है, जो काउंटर बोली आती है, उसको लगाने की इसके अंतर्गत अनुमति देता है, जिससे कि सरकार को इसका इष्टतम लागत उसको मिल जाती है। इसके साथ ही इसमें दक्षता में वृद्धि होती है, क्योंकि ये जो अन्य जो पीपीपी मॉडल की तुलना में सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए पूर्व परियोजना जो गतिविधियां और उनकी जो व्यवहार्यता अध्ययन पर लगने वाला जो समय है उसको इसके अंतर्गत डिक्रीज कर देती है, क्योंकि इसमें जो थर्ड पार्टी से जो काउंटर प्रस्ताव मंगाए जाते हैं तो उससे उसकी जो व्यवहार्यता अध्ययन उसके अंतर्गत हो जाता है, जिससे कि उनमें जो लगने वाला समय है सरकार का उसके अंतर्गत बच जाता है। इसके साथ ही इसमें प्रोफेशनलिटी बढ़ती है, यानी कि जो व्यावसायिकता है वह इसके अंतर्गत इंक्रीज होती है, क्योंकि इसकी जो समय सीमा है, जोखिमों और उनके आवंटनों की उचित पहचान के साथ जो सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए कार्रवाई करना इसके अंतर्गत आसान हो जाता है, क्योंकि जो तैयारी पेशेवर तरीके से होती है और उसमें जो रेड टेपेज में होता है वह इसके अंतर्गत कम
होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अन्य लाभों के बारे में, तो इसमें रचनात्मकता बढ़ती है, क्योंकि ये जो मॉडल है संभावित जो बोलीदाताओं को अपने प्रतिस्पर्धियों द्वारा प्रस्तुत डिजाइन का विश्लेषण करने एवं बेहतर डिजाइन को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, जो कि परियोजना का निष्पादन बेहतर तरीके से करता है। इसके अलावा इसमें जो समानता की जो इसमें एक लाभ है, क्योंकि उन सरकारों के लिए उपयोगी है जिनकी परियोजनाओं को विकसित करने की तकनीकी और जो वित्तीय क्षमता इसके अंतर्गत सीमित है, तो वह एक जो प्राइवेट प्लेयर्स के माध्यम से एक बेहतर तरीके से इनको निष्पादित कर सकती है। तो ये हमने बात की स्विस चैलेंज के लाभ के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें इससे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में, तो इसमें पारदर्शिता का मुद्दा आता है, क्योंकि अवांछित प्रस्तावों से निपटने के दौरान जो सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि इसमें पर्याप्त पारदर्शिता की कमी और अपर्याप्त प्रतिस्पर्धा तो नहीं है। इस प्रकार जो जवाबदेही करना इसके अंतर्गत करना कठिन हो जाता है। इसके अलावा इसमें क्रोनिक कैपिटलिज्म हो सकता है, क्योंकि ये जो विधि है कंपनियों को परियोजना हासिल करने के लिए जो संदिग्ध साधनों का इस्तेमाल करने की अनुमति देकर क्रोनिक कैपिटलिज्म को इसके अंतर्गत बढ़ा सकती है। क्रोनिक कैपिटलिज्म में जो व्यापारी होते हैं और जो सरकार होता है, इनके बीच में एक तरीके से गठबंधन बन जाता है, और ये सरकार इन व्यापारियों को फायदा पहुंचाती है और व्यापारी इनको फंड की सहायता से राजनीतिक संगठनों को फायदा पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से ये क्रोनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही साथ जो बोली की विषमता है वह इसके अंतर्गत बढ़ सकती है, क्योंकि जो काउंटर प्रस्ताव तैयार करने वाला जो बोलीदाताओं को दिए गई जो बोली है उसको लगाने के समय और तैयारी के प्रवर्तक द्वारा दिए गए समय के बीच में इसके अंतर्गत विषमता हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इससे संबंधित अन्य समस्या की, तो इसमें कानूनी वैधता का मुद्दा आ सकता है, क्योंकि इस संबंध में कोई पर्याप्त नियामक और कानूनी ढांचा उपलब्ध नहीं है। साथ ही तब कानूनी समस्याएं तब बढ़ जाएंगी जब काउंटर प्रस्ताव में जो मूल प्रस्ताव की तुलना में अलग विवरण होगा। इसके साथ ही मौद्रिक मूल्य मापने में इसमें कठिनाई है, क्योंकि जब कोई अनुबंध या परियोजना मूल प्रस्तावक को नहीं दी जाती, तो किसी अवांछित प्रस्ताव के मौद्रिक मूल्य को मापना इसके अंतर्गत कठिन हो सकता है। तो ये हमने बात की स्विस चैलेंज से संबंधित समस्याओं के बारे में। अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष के बारे में, तो जो स्विस चैलेंज को एक राष्ट्रीय नीति ढांचा तैयार कर इन मुद्दों को हल किए जाने की जरूरत है। साथ ही साथ जो प्रस्ताव पूर्व चरण में जो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए व्यापक भागीदारी और बृहत्तर लचीलापन होना इसके अंतर्गत जरूरी है। इसके साथ ही प्रस्ताव के बाद के चरण में बोली लगाने वाले को पर्याप्त समय इसके अंतर्गत दिया जाना चाहिए, जिससे कि एक बेहतर प्रस्ताव वह प्रस्तुत कर सके। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट सेक्शन से। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि सुपोषण क्या है, यानी कि यूट्रोफिकेशन क्या है, इसके पारिस्थितिकीय परिणामों पर प्रकाश डालते हुए इससे निपटने हेतु कुछ उपायों को बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें सबसे पहले आपको बताना है कि यूट्रोफिकेशन क्या है और इसके क्या पारिस्थितिकी परिणाम होते हैं, साथ ही साथ इससे निपटने हेतु कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो इसमें जो सुपोषण होता है यानी कि जो यूट्रोफिकेशन होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके एक जलीय निकाय में जो घुलित पोषक तत्व होते हैं, जिसके अंतर्गत नाइट्रेट्स और फॉस्फेट इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, तो वह उससे समृद्ध हो जाता है। यानी कि इसमें नाइट्रेट्स और फॉस्फेट जैसे जो एलिमेंट्स होते हैं, इनकी अधिकता इसके अंतर्गत हो जाती है उस जलीय निकाय के अंतर्गत। इससे जलीय पौधों के जीवन के विकास में वृद्धि, जिससे ऑक्सीजन का इसके अंतर्गत अपक्षय होता है। यानी कि इसके अंतर्गत जलीय निकाय में जो भी ऑक्सीजन होती है, तो इसके कारण से वहां पर जो जलीय पौधे बन जाते हैं, तो वह उस ऑक्सीजन का संग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि उस वाटर बॉडी के अंतर्गत जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ये प्राकृतिक रूप से हजारों वर्षों में घटित होती है, क्योंकि ये जो झीलें होती हैं समय के साथ परिवर्तित होने लगती हैं और अवसादों से ये भर जाती है। इसके साथ ही ये जो मानव जनित जो कारकों जैसे कि सीवेज, अपमार्जक और जो उर्वरक या अन्य जो पोषक तत्व जो के स्रोत हैं, वे पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल कर जाते हैं, जिससे कि इस प्रक्रिया की गति इसके अंतर्गत बढ़ जाती है, जिससे कि जो जलीय निकाय है उसमें यूट्रोफिकेशन लगातार बढ़ता जाता है। अगर हम बात करें सुपोषण से संबंधित, तो जो इसमें दो तीव्र परिघटनाएं होती हैं, जैसे कि झील के गहरे भाग में हाइपोक्सिया हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का इसके अंतर्गत न्यूनतम स्तर हो जाता है। इसके अलावा हानिकारक जो शैवाल प्रस्फुटन हो जाता है, यानी कि जो एल्गल ब्लूम इसके अंतर्गत हो जाता है। इसमें जो जलीय वृक्ष इसके अंतर्गत उगने लगते हैं, तो इस जो प्रक्रिया को इसके अंतर्गत एल्गल ब्लूम की प्रक्रिया कहा जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें सुपोषण के पारिस्थितिकी परिणाम के बारे में, तो जैव विविधता की कमी इसके अंतर्गत हो जाती है, क्योंकि शैवाल प्रस्फुटन होने से यानी कि एल्गल ब्लूम होने से प्रकाश को ये अवरुद्ध कर देते हैं, क्योंकि पूरी जलीय बॉडी होती है उसके ऊपर कई सारे पौधे इसके अंतर्गत
दिक्कत आ जाते हैं, जिससे कि ये जो प्रकाश होता है उसको ये अवरुद्ध कर देते हैं और जलीय पौधों की इसके अंतर्गत मृत्यु हो जाती है। इससे O2 की पुनः आपूर्ति भी बाधित होती है। इसके अलावा जब जल में घुले जो O2 है वह हाइपोक्सिया स्तर तक कम हो जाती है और तब कई समुद्री जो जंतु हैं वह श्वसन उनका बाधित होता है, जिससे उनकी मृत्यु इसके अंतर्गत हो जाती है। जो कि जल निकाय को प्रभावित जैव विविधता इसके अंतर्गत प्रभावित होती है और जो कि कम हो जाती है और ये एक डेड जोन का निर्माण कर लेता है। इसके साथ ही सुपोषण से जो CO2 का अपसादन होता है, जो समुद्री जल का pH इसके अंतर्गत कम कर देता है, क्योंकि इसमें अम्लीकरण बढ़ जाता है और जलीय जीवों के खोल जैसे कि सेल का निर्माण इसमें जो प्रक्रिया होती है वह इसके अंतर्गत बाधित होती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अन्य परिणाम के बारे में, तो इससे जो जल की विषाक्तता है वह इंक्रीज होती है, क्योंकि जो सुपोषित जल में हानिकारक शैवाल जो प्रस्फुटन हो जाता है, जिसमें साइनोबैक्टीरिया ब्लूम इसके अंतर्गत हो जाता है। साथ ही साथ न्यूरोटॉक्सिन और हिफेक्टोसिन इसके अंतर्गत निर्मुक्त होती है और ये जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वे सेलफिश और जो अन्य समुद्री जो जंतु होते हैं उसके माध्यम से संपूर्ण जो खाद्य श्रृंखला होती है, यानी कि इनकी जो फूड चेन होती है, उसको ये प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें नई प्रजातियों का हस्तक्षेप होने लगता है, क्योंकि जो प्रकाश एवं कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता में परिवर्तन के कारण जो प्रजातियों की संरचना में इसमें बदलाव आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो नाइट्रोजन में वृद्धि से जो हाइसिन जैसी जो नई प्रजाति है मूल प्रजाति को इसके अंतर्गत बाहर कर देती है और ये पूरी वाटर बॉडी को ऊपर से कवर कर लेती है।